नमस्कार। भारत का मध्ययुगीन इतिहास अक्सर बहुत उलझा हुआ लगता है ना? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। भारत पर हुए शुरुआती आक्रमणों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से समझेंगे, वो भी एकदम साफ और सीधे तरीके से। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझेंगे, फिर एक एक करके 3 बड़े आक्रमणों की कहानी जानेंगे और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स को फटाफट दोहराएंगे ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी होता है। तो इन आक्रमणों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। चलिए इस्लाम के उदय से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस जमाने में हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता था। देखिए, कहानी की जड़ें हैं 570 ईस्वी में मक्का में। ये वो साल है जब इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसे नए दौर की शुरुआत है जिसका असर पूरी दुनिया पर और साथ ही भारत पर भी पड़ने वाला था। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि उस वक्त भारत को कई नामों से जाना जाता था। ईरान के लोग इसे हिंदुस्तान कहते थे, तो यूनानी इंडिया कहते थे। लेकिन हमारे आज के टॉपिक के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हिंदू शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल अरबों ने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए किया था। चलिए अब सीधे उस पहले सफल मुस्लिम आक्रमण की तरफ बढ़ते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर दिया। ये साल इसे दिमाग में बिठा लीजिए, 712 ईस्वी। ये वो साल है जब भारत पर पहला बड़ा और कामयाब मुस्लिम हमला हुआ, जिसने आने वाले समय की घटनाओं के लिए जमीन तैयार कर दी। तो हुआ क्या था? इस हमले को लीड कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध के उस वक्त के राजा दाहिर को हराया था। और इस पूरी घटना की जानकारी हमें कहां से मिलती है? फारसी में लिखी किताब चचनामा से, जो इस दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सोर्स है। अब चलिए कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं। करीब 300 साल आगे भारत पर हमलों का एक नया दौर शुरू हो रहा था, लेकिन इस बार मकसद बिल्कुल अलग था। अब एंट्री होती है महमूद गजनवी की, और ये नाम आते ही एक नंबर दिमाग में आना चाहिए, 17। जी हाँ, इतिहासकार सर हेनरी इलियट के हिसाब से उसने भारत पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमले किए। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो जैसे लूट की एक मुहिम चल रही थी। और यही वो बात है जो महमूद को बाकियों से एकदम अलग कर देती है। उसका इरादा भारत पर राज करना था ही नहीं, उसकी नजरें तो बस भारत के मंदिरों और शहरों में भरी पड़ी बेहिसाब दौलत पर थी। और इसका सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात उदाहरण है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर पर किया गया हमला। ये एक हमला उसकी पूरी सोच को साफ साफ बता देता है, शासन नहीं, सिर्फ खजाना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक तरफ वो भारत को लूट रहा था, तो दूसरी तरफ उसी लूटे हुए पैसे से उसने अपने शहर गजनी को कला और ज्ञान का एक बड़ा सेंटर बना दिया। फिरदौसी, अल-बरूनी, उतबी, उस दौर के बड़े बड़े विद्वान उसके दरबार की शान थे। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। अब आते हैं कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम किरदार पर, मोहम्मद गोरी। इसके आने से खेल के नियम ही बदल गए और भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए मुड़ गई। फर्क एकदम साफ है। महमूद गजनवी आया था दौलत के लिए, वो एक लुटेरा था, लेकिन मोहम्मद गोरी का मकसद बिल्कुल अलग था। वो एक साम्राज्य निर्माता था। वो भारत को लूटने नहीं, भारत पर राज करने आया था। और उसके इस सपने का फैसला हुआ तराइन के मैदान में। 1191 में पहली लड़ाई में वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही साल 1192 में वो पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा और इस बार की जीत ने उत्तरी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव डाल दी। गोरे की सोच कितनी अलग थी, इसका एक गजब का सबूत है उसके सिक्के। जरा सोचिए, उसने ऐसे सिक्के चलाए जिनके एक तरफ देवी लक्ष्मी की तस्वीर थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा था। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जीतना नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के साथ जुड़कर शासन करना चाहता था। तो गोरी की जीत हो गई, पर अब लड़ाइयों से भी बड़ा काम शुरू हुआ, एक नए साम्राज्य को बनाने और उसे मजबूत करने का काम। गौरी ने यह जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल गुलाम सेनापतियों को सौंपी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में सत्ता संभाली और बख्तियार खिलजी ने पूरब में बंगाल तक साम्राज्य फैलाया। हाँ, यह भी सच है कि इस प्रोसेस में नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज तबाह हो गईं। और बस
यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की शानदार इमारत खड़ी हुई। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, वो सारे फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ताकि ये सब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। याद रखिए, शाहनामा, जिसे पूरब का होमर भी कहते हैं, इसे लिखा था फिरदौसी ने। ये महमूद गजनवी के दरबार में थे। उस दौर के भारत के बारे में सबसे जरूरी किताब है किताबुल हिंद। इसे लिखा था महान विद्वान अल बिरूनी ने, जो महमूद के साथ ही भारत आए थे। और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, तराइन का दूसरा युद्ध। साल था 1192 ईस्वी। मोहम्मद घोरी की जीत ने भारत में तुर्की शासन का रास्ता खोल दिया। और आखिर में ये टेबल, ये तो समझ लीजिए पूरे टॉपिक का निचोड़ है। कासिम पहला विजेता, गजनवी लुटेरा और गोरी साम्राज्य निर्माता। बस ये 3 शब्द याद रखिए और आपको पूरी कहानी का सार समझ आ जाएगा। तो इन हमलों ने भारत में एक नए राजनीतिक और सांस्कृतिक दौर की शुरुआत की। पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर इन हमलावरों का मकसद सिर्फ जीतना या लूटना नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति के साथ घुल मिल जाना होता, तो आज हमारा इतिहास कैसा होता? शायद बिल्कुल अलग। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।